हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, ये वाला चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 50 अबव टॉपिक्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक ऐसा लेक्चर प्रिपेयर किया है जिसके अंदर दो ही लेक्चर के अंदर हम जो ये वाला चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इसको हम कवर कर सकते हैं। So let us start with first topic, that is pressure। आपके जो बोर्ड के लेफ्ट साइड में मैंने आपके टॉपिक मेंशन किए हैं। आज के लेक्चर के जो मेन टॉपिक होंगे प्यारे बच्चों, वो आपके जो लेफ्ट साइड में टॉपिक्स है इनको हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन करके, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर बात करें प्रेशर की, तो ये टॉपिक हमने 9th क्लास में भी स्टार्ट किया है। प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन में एरिया। एक फोर्स अपॉन में एरिया के अलावा आप बुक्स के अंदर जो प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे थर्स्ट अपॉन एरिया, ये आपको डेफिनेशन में मिल सकता है। कहने का मतलब, आपने जैसे हिंदी में अपने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, है ना, वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी फोर्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। एक्चुअली वो एक डिफरेंट वे में फोर्स होती है, कभी परपेंडिकुलर होती है, लेकिन मेन मोटो उसका फोर्स ही है। जैसे आप यहां देखें, फिजिक्स में कहीं पे अगर फोर्स लिखा है, टेंशन लिखा है या थर्स्ट लिखा है, सो दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? फोर्स की बात कर रहा है। तो आप पजल ना हो कि मैम ने यहाँ पे फोर्स बोला तो यहाँ पे थर्स्ट क्यों बोल दिया डेफिनेशन में, क्योंकि फोर्स और थर्स्ट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट आइडियल जो होती है या फिर जो एसआई बोले वो आपकी होती है पास्कल, लेकिन अगर फॉर्मूला से आप निकालें तो न्यूटन मीटर -2 भी इसकी एक यूनिट होती है। प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। कई बच्चों को डाउट होता है कि मैम प्रेशर में तो मैग्नीट्यूड भी है और हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको स्केलर क्यों बोला? तो उसका रीजन है प्यारे बच्चों, प्रेशर है, प्रेशर में मतलब आपकी डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन आपकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। मींस जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल एक्सर्ट होता है ऑल डायरेक्शन में। सो इसकी वजह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से इसको किस कैटेगरी में रखा गया? स्केलर की कैटेगरी में। सीजीएस की अगर बात करें तो यूनिट इसकी डाइन सेंटीमीटर -2 होगी, और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो ml-1 t-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रेशर को कहां कहां अप्लाई करते हैं? सो डियर स्टूडेंट, आप यहां देखिए फॉर्मूला से, जिस भी चीज का एरिया ज्यादा मींस वो चीज कम प्रेशर लगाएगी, या मैं सेकेंडली अगर ये बोलूं कि जिस भी चीज का एरिया कम वो चीज ज्यादा प्रेशर लगाएगी, सेम थिंग। तो आप यहां देखिए, कुछ एप्लीकेशंस में लिखा है मैंने, क्योंकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं प्यारे बच्चों। और अब की बार 70 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम है तो उसमें से 40% आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। सो वहां पे कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि जो आपका नाइफ है वो आपका जो शार्प है वो किसी भी चीज को अच्छे से कट कर पाता है, बजाय कि कोई ब्लंट आपका नाइफ है। जो खुरदरा आपका नाइफ होता है, चाकू होता है, उससे चीजें इजीली नहीं कट होती। सो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये एरिया वाला रीजन है बेटा। इसी टाइप से जैसे आपका वॉक ऑन सैंड में अगर कोई पर्सन वॉक करे और एक कैमल वॉक करे, तो ये बोला जाता है कि जो कैमल है उसके जो पैर का एरिया है वो ज्यादा होता है, तो वो कम प्रेशर लगाता है सैंड पे, लेकिन जो ह्यूमन होता है उसके पैर के जो नीचे का आपका फुट का जो एरिया है वो लेस होता है एज कंपेयर टू दैट कैमल। दैट्स व्हाई ह्यूमन एक्सर्ट मोर प्रेशर। सो उसके पैर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, वो इजीली वॉक नहीं कर पाता है। ऐसे ही पिन और नेल्स का जो आगे का टिप आपका बिल्कुल पॉइंटेड होता है, ताकि प्रेशर लग के जो इंक है आपकी वो बाहर आ सके। मींस आपकी डे टू डे लाइफ में आप बहुत जगह पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, प्रेशर की एप्लीकेशंस को। साथ ही प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका एमसीक्यूज बेस्ड आपका मोस्टली पेपर आएगा, सो कई बार ये होता है कि 4 ऑप्शन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट क्या है। लाइक प्रेशर की ये वाली यूनिट सबको पता होती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी प्रेशर की और यूनिट भी होती है। सो वो मैंने डिस्कस की है। आप प्लीज वीडियो को थोड़ा पॉज करके हर एक वैल्यू को आप देख लेना, क्योंकि मैंने एज इट इज बुक से आपकी बोर्ड पे लिखी है, तो ये आपको लर्न करनी है बेटा। जैसे कि आपकी
न्यूटन मीटर -2, पास्कल, डाइन, 1 एटमोस्फेयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 एटमोस्फेयर में आपका कितने पास्कल के इक्वल होता है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। अच्छा, आपकी टोर एक अनदर यूनिट होती है पास्कल, मींस आपकी प्रेशर की। सो कहने का मतलब ये सारी की सारी आपको एज इट इज लर्न करनी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इसको देख रहे हैं तो अगर आप इनको लर्न करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इनकी वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कल्स लॉ। पास्कल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रेशर को स्टडी करके अपना एक लॉ दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पास्कल के बारे में और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। Yes student, next topic is Pascal law. What is Pascal law in easy language? This law tells us how pressure can be transmitted in a fluid. किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे ट्रांसफर होता है, ये एक्चुअली है आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ जैसे सपोज अगर अप्लाई करें तो ये सपोज कोई हमारे पास वेसल है जिसके अंदर हमारे पास कोई लिक्विड है और उसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट है। इसके 3 फेस हैं, तीनों फेसेस पे जो लिक्विड है वो इस पे प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड है आपका या कोई फ्लूइड है वो इक्वल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो उसके लिए क्लास में जब हमने इसको प्रूव भी करके देखा था कि FA/AA मतलब उस पार्ट पे उस फेस पे जो फोर्स है वहां का एरिया है। ऐसे आप B का C का कैलकुलेट करें तो तीनों जगह पे मैथमेटिकली ये प्रूव होता है कि PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ओके, एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? सपोज एक बीकर में या फिर किसी भी वेसल के अंदर अपने पास वाटर है, राइट? उसके अंदर हम 3 उसके गेट मान लो या पिस्टन मान लो ABC, राइट? समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। सपोज ये वाला जो पिस्टन है आपका, इसका एरिया है 2A, इसमें जो फोर्स अप्लाई है वो 2F है। ये वाले का हाफ है, ऐसे फोर्स भी हाफ है। ये वाले का एरिया A है, फोर्स A है। सो अगर हम तीनों पे कैलकुलेट करें, तीनों पिस्टन के लिए कैलकुलेट करें तो आप चेक करो तीनों पे हमारा जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट इज इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें, जो पास्कल लॉ है वो डे टू डे लाइफ में कहां पे अप्लाई होता है प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोलिक ब्रिज में, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। So there are so many applications of this Pascal law in day-to-day life. लंदन जो ब्रिज है आपका जो ओपन होता है जब कोई बोट या शिप आपकी जाती है, एक्चुअली बोट के लिए तो नहीं, शिप के लिए, क्योंकि शिप बड़ी होती है, तो जो लंदन ब्रिज है वो आपका ओपन होता है। इवन लंदन ब्रिज नहीं है, अपने इंडिया में और ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो पास्कल लॉ पे बेस्ड है। सो इन एप्लीकेशन पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक लिफ्ट का और एक ब्रेक का आपके लिए एग्जांपल लिया है। जैसे बात करें लिफ्ट की तो यहाँ पे अपने पास 2 पिस्टन है, ये वाला है, इस पे अगर F फोर्स अप्लाई हो रही है, इसका एरिया A है, तो यहां से जब फोर्स लगेगी स्मॉल f, तो ये वाला जो इसका फ्लूइड है ये यहाँ वाले पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये उतना ही क्या जाएगा, अप जाएगा। अब ये देखने के लिए कि ये फोर्स ज्यादा है कि ये ज्यादा है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज ये जो प्रेशर है आपका ये F/A है, इधर वाली जो फोर्स होगी उस पे प्रेशर कौन सा लग रहा है, ये वाला, तो यहाँ प्रेशर आपका क्या है, इक्वेट। तो प्रेशर की वैल्यू को F/A आपने पुट किया, कैलकुलेट किया, तो आपको पता चलता है एरिया A, कैपिटल A आपका ज्यादा है और इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये आपकी लिफ्ट अप साइड जाएगी, वो फोर्स भी आपकी क्या होती है बेटा, ग्रेटर होती है। नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है इसमें मैंने एक हाइड्रोलिक ब्रेक आपको दिखाई है। सपोज ये क्या है, आपका एक ब्रेक पेडल, जैसे यहाँ लेग से हमने ब्रेक अप्लाई किया, ये जो लीवर सिस्टम है इसकी हेल्प से ये जो P पिस्टन है ये अंदर प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ जो फ्लूइड होगा वो आपका प्रेशर को आगे ट्रांसफर करेगा। अब यहां से तो वो फ्लूइड अदर जो आपके व्हील्स हैं उनके ऊपर प्रेशर भेजेगा, लेकिन यहाँ वाले पाइप से ये जो आपका मेन एक पर्टिकुलर टायर का एक व्हील का मैंने दिखा रखा डायग्राम, इस पे जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो ये जो दोनों पिस्टन है ये इन वाले नोब्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे बेटा, और टायर के साथ एक ग्रिप हो जाएगी जिसकी वजह से टायर आपका मूव नहीं कर पाएगा। सेम प्रोसेस आपका बाकी जो टायर्स है, बाकी जो व्हील्स है उनके साथ होता है। सो ये आपकी कुछ एप्लीकेशंस थी पास्कल लॉ की। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स।
सो वेट अ मिनट. Yes, student. Next topic is hydrostatic paradox. And what is hydrostatic paradox? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब यहाँ पे शेप देखिए बेटा, बोर्ड पे मैंने 3 डिफरेंट आपके सामने शेप्स ड्रॉ की है. तीनों के अंदर वाटर सपोज फिल है, तो तीनों की डेंसिटी जो लिक्विड है उसकी सेम होगी. इन डिफरेंट डिफरेंट शेप में अगर पूछा जाए कि किस शेप में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, अगर यहाँ पे ये आपका मैंने एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस अप्लाई कर रखा है, लगा रखा है, तो आप एक बार देखिए बताएं, तो कई बच्चे क्या बोलेंगे कि जिसके नीचे वाला ये जो एरिया ज्यादा मीन्स वो कम प्रेशर लगाएगा, जिसका कम वो ज्यादा. ऐसे सो मेनी आंसर्स गिवन बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस फिगर. लेकिन एक्चुअली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला होता है बेटा प्रेशर का लिक्विड कॉलम के अंदर, रो जी एच. रो आपकी होती है डेंसिटी, एच आपकी हाइट और जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहां पे रो होती है डेंसिटी, क्योंकि तीनों के अंदर वाटर है तो तीनों के अंदर लिक्विड की डेंसिटी सेम. ये जो हाइट है, इनकी शेप कोई भी हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेप, हाइट आप देखिए, हाइट तीनों की सेम है और जी तीनों के लिए सेम है. तो इसका मतलब इनकी शेप कुछ भी है, अगर सेम लिक्विड है, सेम हाइट तक फिल है, तो तीनों के तीनों पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा. जो प्रेशर एक्सर्ट होगा यहां से मेजर होगा वो आपका इक्वल प्रेशर मेजर होगा. एक और छोटा सा टॉपिक बीच में आता है बेटा, आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा, गेज प्रेशर. एक्चुअली ये क्या है, एक एग्जांपल सुने. अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर को फाइंड आउट करूं तो सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई भी बच्चा बताएगा. लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं कि आप बताएं क्या होगा, तो यहां वाला प्रेशर तो होगा PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ये जो हाइट है बेटा, इतना प्रेशर और उस पे एक्स्ट्रा अप्लाई होगा, और ये प्रेशर कितना होगा, ये होगा रो जी एच. तो एक्चुअली जो गेज प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर है जो एक्सर्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर इन दो चीजों की वजह से. सो आप यहां देखें, P माइनस P आपका क्या है, रो जी एच. एक सब टॉपिक और भी आता है इसके अंदर, अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दें, कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, सो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो P2 माइनस P है, कई बुक में आपको नोटेशन P माइनस PA मिलेगा, कई बुक्स में आपको P2 P1 इस टाइप से मिल सकता है. सो कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस है, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है तो आपको जीरो के इक्वेट करना है. दैट मीन्स उस केस में किसी भी पॉइंट पे आपका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. क्यों, क्योंकि जी तब के लिए क्या है, नेग्लेक्ट हो रही है. अगर जी नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर हर एक पॉइंट पे आपका सेम होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर. सो ये दोनों टॉपिक भी आपके इस हाइड्रोलिक पैराडॉक्स वाले टॉपिक में मैंने कवर कर दिए हैं. आप ये देखिए, हमने प्रेशर, पास्कल लॉ, एप्लीकेशन, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, ये सारे टॉपिक अब तक हमने क्या किए हैं, कवर. अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी. यस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं विस्कोसिटी. लेकिन विस्कोसिटी टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है. आपने फ्रिक्शन वर्ड सुना होगा 9th क्लास में, कि अगर कोई सॉलिड चीज सरफेस के ऊपर चलते चलते रुक जाए, दैट मीन्स वहां पे लग रहा है इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसके मोशन को स्टॉप कर रहा है. लेकिन सपोज कोई फ्लूइड अगर आपका बह रहा है, लाइक कोई सपोज एयर है या फिर कोई वाटर है, दोनों चीजें फ्लूइड आती हैं, फ्लूइड के अंदर आती हैं. एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, है ना, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है. तो फ्लूइड के रुकने का, उसके मोशन के स्टॉप होने के पीछे का रीजन क्या है, सो वो है आपका दिस विस्कोसिटी. एक विस्कस ड्रैग होता है बेटा, जो अपोजिंग फोर्स लगती है किसके ऊपर, किसी भी फ्लूइड के ऊपर. सो इसको कंप्लीट पढ़ेंगे. इसी के अंदर इसका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हम उसको पढ़ेंगे. सो वेट अ मिनट. Yes student, next topic is viscosity, cause of viscosity and coefficient of viscosity. So viscosity की भी मैंने आपसे बात की थी. So viscosity क्या है, viscosity is the property of the fluid. जो आपका फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसमें एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर एग्जैक्ट मोशन में आती है, सो एक विस्कस ड्रैग लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी.
ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, राइट। कोस का भी इसका यही रीजन है, जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मोशन में आती है सो उस टाइम पे उन पे एक विस्कस ड्रैग लगता है, तो ये आप कोस में भी लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज अपने पास कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस लिक्विड की बहुत सारी लेयर है जो एक दूसरे के ऊपर यूनिफॉर्म रेट से, अगर मैं मान के चलूं धीरे धीरे स्टेडीली धीरे धीरे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चलेगी बेटा, तो एक फिक्स सरफेस से सपोज मैंने दो लेयर का जिक्र की है, एक पी लेयर एक क्यू लेयर। पी लेयर सपोज वी वेलोसिटी से मूव कर रही है जो इस फिक्स सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है, और एक क्यू लेयर जो इस डिस्टेंस इस सरफेस से आपका x प्लस एक्स या dx बोल सकते हो आप, थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, और क्योंकि लेयर जितनी जितनी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ऊपर वाली जो लेयर है उसमें लिक्विड आपका ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है एज कंपेयर टू लोअर सरफेस या लोअर लेयर्स। सो ये चीजें कंसीडर करके अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या बोला था, ये जो फोर्स है यहाँ पे देखें, ये जो अपोजिंग फोर्स है जो एक लेयर दूसरी लेयर को अपोज कर रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है dv बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट की। दोनों बातों को कंबाइन करोगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये अपोज को शो कर रहा है, और जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो यहां से हम इस ईटा की वैल्यू जो कि n सिंबल जैसा है, इसकी वैल्यू भी हम अलग से निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है ml-1 t-1। और यूनिट्स की भी बात की जाए तो आप देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बोर्ड के ऊपर आपके लिए कितने सारे यूनिट्स लिखी हैं। जैसे एसआई यूनिट को पोइजन, एक साइंटिस्ट के नेम पे इसकी यूनिट का नाम रखा गया है। डेका पॉइस भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर -2 सेकेंड या केजी मीटर -1 s-1। और सीजीएस की बात की जाए तो पॉइस रिलेशन पूछा जाए सीजीएस पर एसआई में, तो 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइस। तो ये इसकी वैल्यू है एसआई की सीजीएस के साथ कंपैरिजन। अब छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं विस्कोसिटी से ही रिलेटेड, उनको डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट इज विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक है बेटा जो अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा कंपैरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉलिड के अंदर जो फोर्स अपोज करती है उसका नाम होता है फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लूइड की, तो फ्लूइड के अंदर जो अपोज करेगा उसका नाम होगा विस्कस फोर्स। तो जो विस्कस फोर्स है आपका, नंबर 1 वो एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर 2 वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, नंबर 3 वो इंडिपेंडेंट है नॉर्मल रिएक्शन की, वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड फ्रिक्शन की, तो वो ना ही एरिया पे डिपेंड करता, मींस इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया, या फिर बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट, बट थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। सो ये आपके 3 डिफरेंस है जो इन दो आपके अपोजिंग फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो इस टाइप से बनते हैं। जैसे टॉपिक आपका वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का वेरिएशन देखना है किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में और प्रेशर के साथ में। सो डियर स्टूडेंट, फ्लूइड में 2 चीजें आती हैं, एक लिक्विड और एक गैस, तो दोनों का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं नंबर 1 बात करती हूं गैस की। ठीक है, सो गैस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया डिक्रीज, वो इस रिलेशन से आपको पता चलता है बेटा। एन इज, या फिर जो ये आपका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सो बस इसको इंक्रीज करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट आपकी बात करें प्रेशर की, तो आपका सिर्फ वाटर को छोड़ के, एक्सेप्ट वाटर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, राइट, इंक्रीज, ये एरो इंक्रीज का है, इंक्रीज विल इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर गैस की बात की जाए
कि गैस का प्रेशर इंक्रीज करे तो क्या होगा। सो इसलिए मैंने लिखा है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है गैस का प्रेशर के साथ वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक विस्कोसिटी इन डे टू डे लाइफ। सो वैसे तो बहुत सारे आपकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मैंने मेन आपकी एक दो आपकी बोर्ड पे लिखी हैं, जैसे मैं इनको डिस्कस करना चाहती हूँ। नंबर 1, एक साइंटिस्ट हुए हैं मिल्कमैन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया था। वो हेल्प किसकी हेल्प से किया था? विस्कोसिटी की हेल्प से, विस्कोसिटी फाइंड करके। सो वी कैन डिटरमाइन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ विस्कोसिटी, विद द नॉलेज ऑफ द विस्कोसिटी। नेक्स्ट है जो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो विस्कोसिटी टॉपिक है वो वहां पे। अब मुझे ब्लड से याद आया एक छोटी सी बात बेटा, बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनकी सेपरेट विस्कोसिटी होती है, जैसे वाटर और आपका बात करें अगर एल्कोहल की, वाटर एंड एल्कोहल, उनकी विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन ब्लड, आपका हनी, ग्लिसरीन, कोल्टार, ये कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, राइट। सो ब्लड से मुझे याद आया था तो मैंने आपके साथ शेयर की बात। नेक्स्ट है विस्कोसिटी की हेल्प से हम कई ऑर्गेनिक जो आपके लिक्विड है, ऑर्गेनिक, ठीक है, उनका हम शेप और मॉलिक्यूल्स का वेट वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा लैब्स के अंदर। नेक्स्ट है सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर मशीन इन डिफरेंट सीजन्स। कभी गर्मी का मौसम है, कभी बरसात का, कभी ठंड का, विंटर समर चलते रहते हैं ना ऐसे। तो जो मशीन्स हैं उनके पार्ट में लुब्रिकेंट डालना पड़ता है, तो किस सीजन में कौन सा लुब्रिकेंट डालना चाहिए, ये जो नॉलेज है ये भी विस्कोसिटी से ही पता चलती है। एंड लास्ट वन इज जो आपकी ट्रेन्स होती हैं, स्ट्रनिंग ऑफ ट्रेन्स के अंदर बफर्स का काम करता है ताकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। कहने का मतलब विस्कोसिटी की डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज पोइजनली फॉर्मूला। यस, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज पोइजनली फॉर्मूला। ये जो पोइजनली साइंटिस्ट है इन्होंने क्या डिफाइन किया था प्यारे बच्चों, किसी ट्यूब के अंदर अगर आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका टाइम के साथ कितना वॉल्यूम आपका मूव करता है, मीन्स वॉल्यूम पर सेकेंड कैलकुलेट किया था, और जो फॉर्मूला था जिसे वो कैलकुलेट किया था वो आपका दिया है पोइजनली ने, ठीक। सो वो फॉर्मूला है, क्यों अगर सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाए, ये बुक टू बुक आपका वेरी हो सकता है। सो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको क्यों लिया है, जो V/T है, V आपका वॉल्यूम, T पर टाइम मतलब पर सेकेंड, और ये हमें किसके इक्वेट प्रूव करना है, पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा L। P आपका प्रेशर है, R रेडियस की ट्यूब है, N कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और L आपकी लेंथ है ट्यूब की। सो ये सारी चीजें हैं, इसके इक्वेट हमें ये ड्राइव करना है। सो डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस माननी पड़ेगी, कुछ पहले सपोजिशन लेके चलनी पड़ेगी। सो जैसे क्या, पोइजनली ने इस फार्मूला को ड्राइव करने से पहले नंबर 1 माना कि जो लिक्विड आपका ट्यूब में फ्लो कर रहा है वो स्टडी रेट से कर रहा है और साथ ही एक्सिस के पैरेलल है, और जो आपकी ट्यूब है जिसमें कोई भी लिक्विड मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल रखी है, वो वर्टिकल या किसी अलग से एंगल पे नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट उसने अज्यूम किया जो प्रेशर है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। सो ये कुछ अजम्पशंस थी जो पोइजनली ने मानी थी इसको स्टार्ट करने से पहले। साथ ही एक और अजम्पशंस मानी थी उसने, जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की, जो वाल्स होती है पाइप की, जो लिक्विड है आपका जिस ट्यूब के अंदर वो मूव करेगा उसकी जो वॉल्स होती है वहां पे है उसकी वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे वो एक्सिस के पास जाता है उसकी वेलोसिटी होती जाएगी इंक्रीज। सो ये उसने माना था। सो लेट अस स्टार्ट। क्योंकि मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वो, तो प्लीज पेपर में अगर ये आता है तो आप थोड़ा थ्योरी में लिख के आएंगे। जैसे ये जो क्यू है आपका, क्यू मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड है, ये आपका, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तीनों को मैंने इक्वेट किया, इकट्ठा ज्वाइन किया, तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आएगी। अब मैथ्स में जब प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट आता है, जो इस केस में आपके लिए क्या है, सपोज आपके लिए ये क्यू है, ये जो क्यू है आपका
इस केस में जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है वो हमने के माना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड लेफ्ट में और राइट में हम डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प लेंगे फर्स्ट यूनिट से जो हम करते थे। तो जितने भी इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिखा है। जैसे क्यू हमारा है वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये प्रेशर अपॉन लेंथ, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ये रेडियस, सबका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने सेपरेट सेपरेट लिखा है। इन सारे डायमेंशन फॉर्मूला को जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे आप तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, राइट। और इस रिलेशन के अंदर फिर क्या करना है, ये जो पावर है ए बी सी ये आप सेपरेट कर लेना। और फिर मैथ्स में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बेस सेम पावर एड। तो यहां देखिए एम 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 एम, तो एम की पावर आपस में क्या कर देंगे ऐड, ऐसे ही एल की ऐसे ही टी की। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेटिंग द पावर ऑफ एम एल टी बोथ साइड, दोनों साइड जब इक्वेट करेंगे तो क्योंकि देखो यहाँ एम नहीं था तो मैंने एम की पावर को 0 ले लिया, क्योंकि मैथ्स में समथिंग की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, दैट्स वाई, ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहे। सो मैंने तीनों को कंपेयर किया, सोल्व किया, तो ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1, बी की 4 और सी की वैल्यू 1 हमारे पास आएगी। इन वैल्यू के आने के बाद इसको जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, जिसकी पावर ऊपर नेगेटिव है उसको नीचे लाके पॉजिटिव कर दें। और यस, आपको यहाँ पे के की वैल्यू को थोड़ा लर्न करना पड़ेगा बेटा। ये डायमेंशन फॉर्मूला की ड्रॉबैक्स हैं कि हर एक क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है हमें उसकी वैल्यू को लर्न करना पड़ता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो के है उसकी वैल्यू आपको π/8 लर्न करनी पड़ेगी। तो जब आप के की वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आप चेक करें जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था पॉइजनरी फॉर्मूला वो हमारा एग्जैक्ट आ गया है। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लकी हुए तो आपके एग्जाम में ये जो अभी टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं, जैसे पॉइजनरी फॉर्मूला किया है, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, इन तीनों में से कई बार 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है बेटा। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, सपोज अपने पास कोई बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस है r, किसी फ्लूइड के अंदर वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो वो जो फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी सपोज ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से उसके मोशन के अंदर कुछ इफेक्ट आता है। तो वो जो विस्कस फोर्स है वो कितना मैग्नीट्यूड होगा, कैसे फाइंड आउट करें, तो कोई तो फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला है जो विस्कस फोर्स का, वो ड्राइव किया था स्टोक्स ने, और नाम क्या रखा है, स्टोक्स लॉ। तो उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें लिखना होगा कि जो फोर्स है आपकी, आपको थ्योरेटिकल लाइंस लिखनी है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, directly proportional to the radius of the spherical body, directly proportional to the velocity of the body। उसके बाद इनको A, B, C की फॉर्म में इनकी पावर्स को हम लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात बेटा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्या हमें ऐसे लर्न करना पड़ेगा कि ईटा की पावर या आर की पावर यही लेनी है A, B, C में से। सो डियर स्टूडेंट, नो, आपको कुछ भी चीज को रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। सपोज आप इसकी पावर को B ले रहे हैं या A ले रहे हैं, तो नो डाउट आप किसी की पावर को आगे पीछे लें, उसे नो इफेक्ट ऑन दी फॉर्मूला, फॉर्मूला पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ये रफ कॉपी में अलग टाइप से भी करके देखिए, आंसर दोनों केस में आपका सेम आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे मैथ्स में इस प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट आता है, सो दैट इज के। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास फोर्स का है, ईटा का, वेलोसिटी का, तो सारे जो फॉर्मूला है वो हमने सेपरेटली लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 2 में हम ये सारे फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, राइट। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम हमने के का पुट नहीं किया, के कांस्टेंट का। सो के आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसलिए वो हम उसमें बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि वो कांस्टेंट है। जब आप इसके अंदर लेफ्ट और राइट में सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला को पुट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पावर को बेस सेम पावर ऐड, तो अपने पास ये स्टेप आता है। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं इसके अंदर ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ MLT बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये चीज 3 इक्वेशंस मिलेंगी। इन 3 इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो वहां से आप A, B, C की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके पास 1 आएगी। जब इस 1 वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिलेशन आएगा, K, ईटा, R एंड V।
जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में भी बताया था कि जो आपके पास के है बेटा, हमें हर एक स्टेप पे के की वैल्यू को लर्न करना है। तो हमें यहाँ पे भी के की वैल्यू को क्या लर्न करना है, 6 पाई। जब हम इसको 6 पाई पुट करते हैं, इस सारी वैल्यू को देखते हैं, तो ये जो फोर्स आएगी, ये वो फोर्स आएगी जो उस स्फेरिकल बॉडी पे लग रही है उस फ्लूइड के थ्रू। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये तो अपना टॉपिक है, मैथमेटिकल पार्ट है। ये जो आपका स्टोक्स लॉ है, ये नहीं है कि किसी भी लिक्विड पे या किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो सकता है। इसकी कुछ वैलिडेशन है। लाइक नंबर 1, जो फ्लो है लिक्विड का, वो आपका स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। आपकी जो स्फेरिकल बॉडी है वो स्मूथ होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए आपकी। साथ के साथ जो आपकी ये स्फेरिकल बॉडी है, उसका जो साइज है वो वैसे तो स्मॉल होना चाहिए, लेकिन आपका लिक्विड जो है जिसके अंदर वो मूव कर रही है, जिस फ्लूइड के अंदर, उसके मॉलिक्यूल के साइज से आपका बड़ा होना चाहिए। जो आपका फ्लूइड है वो होमोजेनियस होना चाहिए। सो ये कुछ वैलिडेशन है जो आपकी अप्लाई होती है इस लॉ के ऊपर। तो प्लीज आप उनको भी, अगर सपोज 3 मार्क्स का टॉपिक आता है तो आप उनको भी कवर करके आए। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट अप टू दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। यस स्टूडेंट, सो वेट अ मिनट। Yes student, next topic is terminal velocity. Very important topic according to the paper point of view. क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। नंबर 1, आपको ये एज इट इज ड्राइव करना आ सकता है 3 मार्क्स में। नंबर 2, आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसके रिजल्ट से। और नंबर 3, आपको इस रिजल्ट से, इस फॉर्मूला से कोई न्यूमेरिकल आ सकता है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। सो हम 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हम ये देखते हैं कि हमने इसको ड्राइव कैसे किया प्यारे बच्चों। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, सपोज कोई अपने पास स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस r है, जिसकी वेलोसिटी v है आपकी। जब वो किसी हाइट से किसी अपने लिक्विड के अंदर डाली जाएगी, वो जो स्फेरिकल बॉडी है, तो क्या होगा बेटा, उसके मोशन को जो फ्लूइड की विस्कस फोर्स है वो रिटार्ड करेगी, मींस उसके मोशन को कम करेगी, धीरे धीरे उसके मोशन को स्लो करेगी। एक टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उस बॉडी का जो वेट है वो आपका एग्जैक्ट बैलेंस होगा, किसके थ्रू, अपवर्ड थ्रस्ट और जो विस्कस फोर्स है उन दोनों के सम के। उस पॉइंट पे जाके उस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मींस द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय दैट बॉडी when it move from a viscous medium, कोई किसी मीडियम में वो ट्रैवल करेगी तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और जो कांस्टेंट होगी उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कहने का मतलब जब उसका वेट बैलेंस होगा इन दो फोर्सेस के सम के इक्वल। तो अब यहाँ पे अप थ्रस्ट, ये फोर्स और ये वेट, ये कैसे निकालें तो उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी। वेट को हम m इंटू जी के इक्वेट कर सकते हैं। मास को हम volume into density. Yes students, this is volume of the spherical body and this is the density of the, rho is the symbol for density of the body and sigma is the symbol for density of that liquid or that fluid. Okay, so ये mass जो आपका है उसको मैंने volume into density की फॉर्म में लिख के वेट को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है अपवर्ड थ्रस्ट, जो अप्लाई होगी उसको U सिंबल दिया है और अगेन उसको m इंटू जो आपका g है उसके अंदर m को फिर से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, बॉडी का जो है डेंसिटी उसको रो लिया गया है और फ्लूइड की डेंसिटी को सिग्मा लिया गया है। और नेक्स्ट आपका फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, जो स्टोक्स लॉ से हमने प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग 6 पाई ईटा r इंटू v। तो तीनों हमारे पास रिलेशन है। इसको आप फर्स्ट डाल लो, इस वाली को सेकेंड, इस वाली इक्वेशन को थर्ड और इसको इक्वेशन आप 4 मान के, means when a body attain terminal velocity, so this is the condition। क्या कंडीशन है, u plus f is equal to w। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से तीनों की वैल्यू को निकाल के या उठा के आपको पुट करना है कहां पे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो अब जब आप तीनों को पुट करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे और v की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/9 r स्क्वायर ईटा इंटू में g सिग्मा माइनस रो, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये इसका क्या है, मैथमेटिकल डेरिवेशन। इसके ऊपर आपको डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं जिसमें आपको टर्मिनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है या इनमें से
ईटा पूछा जा सकता है, किसी की डेंसिटी पूछी जा सकती है आपको, वो इजीली आप कर दोगे। नेक्स्ट है इस जो टॉपिक का रिजल्ट है इस पर डिस्कशन, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा। जैसे नंबर 1 अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को देखूं तो वेलोसिटी जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। इसका मतलब जिस बॉडी की रेडियस ज्यादा या जिसका साइज ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। एक एग्जांपल लेते हो डेली लाइफ का, जैसे अभी कल परसों में अभी बारिश हो रही है, बारिश का सीजन चल रहा है ना, अभी सर्दी में डेली बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो बारिश में आपने क्या नोट किया है, रेन जब आपकी फॉल होती है तो एक छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, एक बड़ी ड्रॉप्स होती है। आप नोट करना, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रही हूं मैं। जिन ड्रॉप्स का साइज बड़ा, जिनकी रेडियस ज्यादा, वो ज्यादा वेलोसिटी से आपके नीचे ग्राउंड को, सरफेस को टच करेंगी और बहुत साउंड क्रिएट करती हैं आपकी। दैट मीन्स अगर उनकी रेडियस ज्यादा तो उनकी वेलोसिटी भी ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ये वाला जो पार्ट है आपका डेंसिटी वाला पार्ट, यहां से आपके 3 केसेस बन सकते हैं बेटा। 3 केसेस क्या? नंबर 1 अगर आपकी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है आपके लिक्विड से तो उस टाइम पे वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड होगी, वो बॉडी आपकी नीचे जाएगी। लेकिन अगर लेस है तो वो बॉडी आपके अपवर्ड मोशन करेगी, जैसे आपके एयर के बबल्स या आपके स्काई के अंदर क्लाउड मूव करते हैं ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है अगर इक्वल हो दोनों की तो यहां पे उनका मोशन रिमेन सस्पेंडेड, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट है यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ भी वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार आपके फाइनल एग्जाम में भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, कि क्या इसका मोशन हाइट पर डिपेंड करता है कि हम कितनी हाइट से उस बॉडी को उस लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट नो, और ये बात का प्रूफ कहां से मिलता है कि नहीं डिपेंड करता? आपके फाइनल आंसर से। आपके फाइनल आंसर में कहीं पे भी बॉडी की हाइट का आपका कोई भी इसमें कुछ बात नहीं की गई है, वो उससे इंडिपेंडेंट है। और हाइट इंडिपेंडेंट है मीन्स आपकी टर्मिनल वेलोसिटी हाइट से इंडिपेंडेंट है। सो दैट मीन्स आप बॉडी को कितनी ही हाइट से डालें उसका टर्मिनल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये इसके रिजल्ट के कुछ डिस्कशन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अच्छा, कई बार आपको ये बुक में ग्राफ भी देखने को मिलेगा, जैसे इधर टाइम है, इधर आपकी वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। टाइम के साथ धीरे धीरे वो आपकी जाके और एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप ग्राफिकल वे से भी इस चीज को रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके लास्ट टॉपिक है जो आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। 3 टाइप के आपके फ्लो होते हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, लैमिनर, और लास्ट में आपका रेनॉल्ड नंबर। तो मैं आपको बता दूं ये 3 या 4 जो टॉपिक है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। मीन्स मैं आपको ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बता के ही मैं आपको बता दूंगी कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये फ्लो होगा। मीन्स ये आपस में जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं 5 टॉपिक, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। सो वेट अ मिनट। Yes student, today's lecture last topic is critical velocity and Reynolds number। लेकिन ये जो दोनों टॉपिक हैं ये मेनली आपके डिपेंड करते हैं 3 टाइप के फ्लो पे, जैसे स्ट्रीमलाइन, लैमिनर और टर्बुलेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन 3 टाइप के फ्लो को। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका स्ट्रीमलाइन या जो लैमिनर फ्लो है वो लगभग एक जैसा होता है। एक्चुअली क्या है, किसी ट्यूब या पाइप में से जब कोई लिक्विड मूव करता है तो उसके जो पार्टिकल हैं वो एग्जैक्टली अगर एक दूसरे के पाथ को फॉलो करे, ओबे करे, मींस अगर एक पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा पार्टिकल भी एग्जैक्ट उसी वेलोसिटी से उसी की पाथ को अगर फॉलो करता हुआ जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनर में क्या माना जाता है, वहां पे लेयर्स होती हैं। अगर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एक स्टडी रेट से, कांस्टेंट रेट से मूव कर रही है तो उस टाइप के मोशन को फ्लो को लैमिनर फ्लो बोलते हैं। लेकिन जो आपका लास्ट में टर्बुलेंट फ्लो है, थर्ड वन, उसके अंदर आपका जो मोशन है वो थोड़ा जिगजैग हो जाता है। मींस आप सपोज कोई चीज एक फ्लो में चल रही है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो उसकी वजह से उसके मोशन में जो चेंज आ जाएगा, मीन जिगजैग पाथ हो जाएगा जो वाटर का। एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ आपको डे टू डे लाइफ का। आपने अगर ब्रिज के ऊपर कई बार देखा हो तो ब्रिज के जो नीचे पानी होता है तो जो ब्रिज के आपके जो पिलर्स होते हैं, कभी नोट करना बेटा, उनके साइड में से जब वाटर जाएगा तो ऐसे मूव करके जाता है ना। ये इवन आपका सपोज कोई स्मूथ वाटर आपका फ्लो कर रहा है,
आपको स्टिक लगा के देखना, जैसे आप वाटर के अंदर स्टिक को लगाओगे, जहां पे स्टिक आपके एंटर करेगी वाटर में, तो वाटर उसके चारों तरफ से मूव करके जाएगा, तो उस टाइप का जो फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर फ्लो को भी बोल सकते हो आप। सो अब जो ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसका रिजल्ट आपका डिफाइन करेगा कि किस टाइप का आपका फ्लो है। तो सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जैसे अभी तक हमने बाकी सारे टॉपिक आपके डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से किए हैं, तो इस टॉपिक को भी हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से ही ड्राइव करेंगे। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी, वो आपकी डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, आपका जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पे, और जो आपका लिक्विड जिस पाइप में मूव कर रहा है उसके डायमीटर पे। तो इनके प्रोपोर्शनल है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट किया, सबकी वैल्यू को इक्वेट किया, बेस सेम पावर ऐड की, लेफ्ट और राइट के अंदर MLT की पावर को कंपेयर किया, हमारे पास 3 इक्वेशन आई, जिन इक्वेशन से हमने ABC की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ABC की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमने उनको इक्वेशन, अगर आप इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसमें पुट किया, तो हमारे पास ये रिलेशन आया। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई मींस जिनकी पावर नेगेटिव थी उनको नीचे ले जाके पावर को पॉजिटिव किया, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आया क्रिटिकल वेलोसिटी का, वो हमारे पास है K eta अपॉन D इंटू रो। यहां पे डियर स्टूडेंट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट है, सो वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जिसका ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा और डेंसिटी कम, अगर ऐसे सिचुएशन है तो वो आपका फ्लो या वो लिक्विड आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। लेकिन जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम और डेंसिटी ज्यादा, वो आपका होगा टर्बुलेंट। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है, मीन जिसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा वो स्ट्रीमलाइन, जिसकी कम वो आपका टर्बुलेंट। नेक्स्ट, ऐसे ही अपना लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, रेनॉल्ड नंबर। ये आपका एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है, ये जस्ट एक नंबर है जो ये डिफाइन करता है आपका कि आपका फ्लो कैसे होगा। तो आपको जस्ट बेटा इस टॉपिक में 2 ही बातें लर्न करनी है। नंबर 1, ये फॉर्मूला कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो VD अपॉन ईटा। हियर दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका डायमीटर है, और ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसके अंदर आपको लर्न क्या करना है, सेकंड थिंग, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 की बिटवीन आती है, इन बिटवीन 0 to 2000, देन योर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। लेकिन अगर आपकी 3000 से ज्यादा आती है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, जो आप इसमें कैलकुलेट करते हो, तो आपका फ्लो होगा टर्बुलेंट। लेकिन अगर आपकी इन बिटवीन आती है, मींस 2000 और 3000 की इन बिटवीन आती है, तो वो आपका जो फ्लो है वो होगा अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कई बार वो स्ट्रीमलाइन होगा, कई बार वो चेंज होकर टर्बुलेंट हो जाएगा। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपका जो फ्लो है उसका मोशन कैसा है, मींस किस टाइप में है, तो इसलिए उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, अनस्टेबल की कैटेगरी में। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास इतनी ही है। इस चैप्टर के जो आपका ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, इसके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बर्नौली प्रिंसिपल है, आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ऐसे से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी के जितने भी टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।